Hello everyone, welcome back to MB Classes Level 1 HRM. Today we are deep dive into Unit 5 Industry Relation Trade Union for Code 55 syllabus, and we already discussed the concept, scope, evolution and approach of industry relation. Today we will discuss the conflict and cooperation and two body bipartitism and tripartism, and we will also discuss about P by Q series 2017 to 2025. बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये स्टैटिक है, लेकिन ये क्या है, एक कंटिन्यूस टग ऑफ वायर है, क्योंकि एक साइड तो हम फाइट कर रहे हैं राइट के लिए, मतलब कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, हमें वेजेस चाहिए हाई डिमांड में, जस्ट लाइक देखो इस इमेज के बेसिस पे, एंड अदर साइड हम फाइट, अदर साइड क्या करें, नेसेसिटी वर्किंग टुगेदर, सर्वाइवल के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉपरेशन कर रहे हैं, उधर हमें राइट भी चाहिए, उधर हम सर्वाइवल के लिए कॉपरेशन भी चाहिए, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द टग ऑफ वार। तो इसी चीज को हम अच्छे से समझते हैं। हमारे according to our syllabus we already cover basics and approach to IR and actor and model. Today we will discuss the dynamic and bodies of industrial relations. What is the industrial relation? According to definition, ये क्या है हमारा, ये है हमारी continuous process, एक static नहीं, ये change होती रहती है time to time, and it's a process of accommodation and adjustment between the three actor. Three actor आपको पता है कौन होते हैं? थ्री एक्टर हो गया हमारा, एक हो गया मैनेजमेंट, एक हो गया हमारा एम्प्लॉय, यू कैन से वर्कर, एंड एक हो गया हमारा गवर्नमेंट। जो तीन एक्टर है उन्हीं के बीच में जो हमारा कंटिन्यूअस, किसके बेसिस पे, अकोमोडेशन एंड एडजस्टमेंट, मतलब हम एक सेम पॉइंट पे अग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरे के साथ काम कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, इट्स कॉल्ड द अकोमोडेशन। और एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन चेंज पॉलिसी, हम एडजस्ट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड इज द एम्प्लॉय वांट टू, आपको पता है एम्प्लॉय क्या चाहता है, एम्प्लॉय चाहता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एंड एम्प्लॉयर मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहता है और मिनिमाइज कॉस्ट, एंड वर्कर क्या चाहेगा, मैक्सिमाइज वेज, इंक्रीज द कॉस्ट, दैट्स व्हाई इट्स द फाइटिंग ओवर द एग्जैक्ट सेम पाई, the revenue. This struggle for sharing the economic return of structure root of all conflict of industrial life. एक सेम पाई है, उसको कॉस्ट मिनिमाइज करना है, वर्कर को वेजेस हाई चाहिए तो कॉस्ट बढ़ेगा, इसी के बेसिस पे हमारा यहाँ पे होता है स्ट्रगल ऑफ पावर एंड शेयरिंग ऑफ इकोनॉमिक रिटर्न्स। एग्जाम कीवर्ड में आपको अगर पूछे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, तो ये क्या है, प्रोलिस्टिक सिस्टम है, क्योंकि इन्होंने बोला कंफ्लिक्ट क्या है, इनहेरेंट है बट कंटेनेबल है, मतलब हम उसके मैनेज कर सकते हैं। Then changing role of three actors. The player in this game have changed. We have three main actor: worker, employee and government. Worker क्या है? वर्कर है क्लास कॉन्शियस, जैसे हम अब इनमें देखेंगे कैसे रोल चेंज हो रहा है, मतलब डायनामिक्स का तो ये होगा ना कि पहले के टाइम पे क्या था, अब क्या है, तो अब हमने क्या देखना है, रोल कैसे चेंज हो रहा है। तो पहला क्या था हमारा, पहले के ट्रेडिशनल रोल क्या था वर्कर का, क्लास कॉन्शियस था, कलेक्टिविज्म था, यूनियन फर्स्ट थी। टुडे क्या हो गया, दे आर करियर फोकस्ड, दे आर द इंडिविजुअलिस्टिक, कॉल्ड द नॉलेज वर्कर। आज की डेट में हमें पता है हमारे राइट्स क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है, ये हमारा होता है वर्कर का आज का रोल, डायनामिक रोल है। देन एम्प्लॉयर, पैटर्न पहले क्या था, फादर फिगर, जस्ट लाइक दिस शिफ्टेड फ्रॉम पैटर्नलिस्ट फादर फिगर टू स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब क्या है, ट्रीटिंग लेबर एज ए रिसोर्स नॉट जस्ट अ कॉस्ट। और पहले पैटर्निस्टिक मतलब वी आर जस्ट लाइक योर फादर एंड वी नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, मतलब वर्कर के लिए क्या बेस्ट है वो हमें अच्छे से पता है। गवर्नमेंट पहले क्या किस तरीके से प्रोटेक्ट करती थी, ट्रेडिशनल प्रोटेक्टर प्रो लेबर लॉ, लेकिन द बिगेस्ट शिफ्ट हुई आफ्टर द प्री 1991, द स्टेट वाज प्रोटेक्टर विद द प्रो लेबर लॉ, नाउ इट्स द फैसिलिटेटर, फोकस ऑन रीरेगुलेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब आपको पता है जब एलपीजी आया था उसके बाद उन्होंने क्या किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एज ए फैसिलिटेटर की तरह काम किया, पहले वो हमें प्रोटेक्ट करके रखती थी। तो ये हमारे चेंजिंग रोल हुए तीनों एक्टर के, मतलब यही तो इंडस्ट्रियल रिलेशन डायनामिक्स हो गई कि ट्रेडिशनल में क्या था और अभी हमारा क्या है। नाउ कम टू द स्ट्रेटेजिक चॉइस मॉडल, ये भी आपको पता है किसने दिया था, ये हमारा दिया था कोचेन, काच एंड मैकर्सी ने। दिस ब्रिंग अस टू द मोस्ट क्रिटिकल थ्योरी ऑफ फॉर योर एग्जाम, दिस द स्ट्रेटेजिक चॉइस मॉडल। और थ्योरी जो पुरानी थ्योरी थी वो क्या कहती थी, उन्होंने कहा था कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो क्या कंट्रोल, इन्वायरमेंट कंट्रोल करता है, इन्वायरमेंट क्या चल रहा है उसी के बेसिस, जैसे सिस्टम अप्रोच भी था, जो इन्वायरमेंट में रन हो रहा है वही हमारा
इंडस्ट्री रिलेशन को कंट्रोल करता है। लेकिन उन्होंने आर्गू किया, उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक चॉइस ड्राइव द आउटकम। हमारा मैनेजमेंट की क्या चॉइसेस है, स्ट्रेटेजिक लेवल, फंक्शन लेवल, वर्क प्लेस, उन्हीं के बेसिस पे इंडस्ट्रियल रिलेशन का आउटकम आता है। तो दैट्स वाई दे आर्गू ऑन द ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने स्ट्रेटेजिक चॉइस किसके द्वारा होती है, मेड बाय एक्टर। तो अब इन्होंने बताया ना, तो स्ट्रेटेजिक चॉइस में 3 लेवल ऑफ एक्टिविटी है। फर्स्ट वन है टॉप टायर, देन सेकंड द फंक्शनल लेवल, मिडिल टायर एंड वर्क लेवल, जस्ट लाइक दैट डायग्राम। देखो फर्स्ट हमारा होगा टॉप टायर, जो हमारी पॉलिसी बनाते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हैं। सेकंड फंक्शनल लेवल, जो बार्गेनिंग, पर्सनल पॉलिसी करते हैं। देन ये क्या होता है, वेयर कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग ओपन होती है। टॉप टायर में हो गया लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी, डू वी इन्वेस्ट इन ऑटोमेशन, मतलब इस तरह का स्ट्रेटजी बनाते हैं। बॉटम टायर में क्या हो गया हमारा, जो डे टू डे हमारा डिसाइड करते हैं हमारा इंटरेक्शन ऑन द शो फ्लोर, जो प्रोडक्शन फ्लोर होता है वो हो गया हमारा बॉटम टायर, जस्ट लाइक दैट। देखो स्ट्रेटजिक लेवल हमारे बिजनेस स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एचआर स्ट्रेटजी। फंक्शनल लेवल में कलेक्टिव बार्गेनिंग, पर्सनल पॉलिसी, यूनियन नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट टर्म। देन वर्क प्लेस लेवल, डेली इंटरेक्शन में वर्क ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड सुपरवाइजरी स्टाइल। अब ये जो डायनामिक है वो कैसे चेंज हुआ, आपको पता है पोस्ट 1991 में, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनियन अब क्या हुई, हमारी डिक्लाइन हुई। पहले यूनियन का था, कलेक्टिविज्म में बिलीव करते थे, यूनियन हमारी मतलब डोमिनेंट थी। देखो जस्ट लाइक दैट, अब यूनियन हमारी क्या हो गई, लो हो गई। देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर हमारे राइज हो गए। 2025 का डाटा है। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर हमारे क्या हो गए, ये हमारा डायनामिक चेंज हुआ है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री रिलेशन डायनामिक्स को ड्राइव करते हैं। तो पेस्टल आपको पता है, P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल एंड E फॉर इन्वायरमेंटल। ये सारे भी इंडस्ट्री रिलेशन को हमें ड्राइव करते हैं कि हमें कॉपरेशन करना है या कन्फ्लिक्ट करना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि कन्फ्लिक्ट से किस तरीके से हम कॉपरेशन की तरफ चले। तो अब है ग्लोबलाइजेशन। जब से ग्लोबलाइजेशन, कैपिटल क्या है, मोबाइल है, लेबर इज नॉट, क्योंकि कैपिटल क्या एक जगह से दूसरी जगह होगी लेकिन लेबर नहीं है। दे रिड्यूस द यूनियन बार्गेनिंग पावर। जब जैसे ग्लोबलाइजेशन आया हमारी बार्गेनिंग पावर रिड्यूस हो गई यूनियन की। देन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन रिप्लेस कर दिया ब्लू कॉलर, यूनियन बेस्ड, व्हाइट कॉलर, हार्ड टू यूनियनाइज। आपने टेक्नोलॉजी की बात, तो आपके जो वर्कर्स थे वो तो सारे रिमूव ही हो गए। देन लीगल एडजुडिक्शन से अब आगे हम कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, वॉलंटरी सेटलमेंट। वर्कफोर्स डेमोग्राफी, अब क्या है आपको पता है, गिग वर्कर राइज हुआ। जैसे हम रिसेंट ट्रेंड की बात करें, गिग वर्कर कौन होते हैं, जो जोमेटो जो वर्कर हैं वो होते हैं। वुमेन इन वर्कफोर्स है, कॉन्ट्रैक्ट लेवल है, ये भी हमारा कहीं ना कहीं ड्राइव करते हैं इंडस्ट्री रिलेशन को। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे गिग इकोनॉमी, तो ये क्या है, करंट डायनामिक कन्फ्लिक्ट आ रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर इनर्सिया है। तो अगर इज जोमेटो राइडर एंड एम्प्लॉय, दिस इज द करंट डायनामिक। उन्होंने बोला कि जो जोमेटो के जो वो एम्प्लॉय हैं या नहीं है। तो अब इनके बारे में भी हम अब हमारा ये बेसिक स्टार्ट हो गया इंडस्ट्री रिलेशन। हम अपना सेकंड यूनिट में धीरे धीरे इसी के बारे में कंसेप्ट पढ़ेंगे। देन साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है आप कहीं भी बिजनेस करें, कहीं भी अगर कहीं एम्प्लॉय हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्या रहता है, हिडन अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जब आप कहीं वर्क करो, अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे उस काम के लिए मुझे पे मिलना चाहिए। जैसे अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो अगर बॉस का रहता है कि उसे प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए और वर्कर का रहता है कि उसको परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको अच्छे से वेज मिलना चाहिए। तो अनरिटन एक्सपेक्टेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जैसे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, अगर वो लॉयल्टी फॉर जॉब सिक्योरिटी, तो वो क्या करेगा, मतलब पहले क्या था, बस लॉयल रहे कि अगर मैं यहाँ पे 20 ईयर्स तक काम किया हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझे सेफ रखो। लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मतलब आज की डेट पे क्या चल रहा है, परफॉर्मेंस फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। अगर मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप भी मुझे स्किल करिए कि मुझे फ्यूचर में कहीं जॉब चाहिए तो मैं उसको पा सकूं। ये है हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट। तो ये साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, लोअर लॉयल्टी हुई क्योंकि लॉयल्टी नहीं है, हायर टर्नओवर, वीकर यूनियंस हुआ क्योंकि यूनियन का इसमें इतना ज्यादा रोल। हम डिस्कस करेंगे कन्फ्लिक्ट, जो कि डायनामिक इंडस्ट्री रिलेशन के डायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता है ये अपोजिट नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, ये क्या होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
मतलब कन्फ्लिक्ट को हम कोशिश करते हैं मिनिमाइज करने की, कोऑपरेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो कन्फ्लिक्ट होता क्यों है? कन्फ्लिक्ट क्यों होता है? जब इनहेरेंट डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है वो सेम नहीं होता, जो अलाइनमेंट नहीं होता गोल के लिए, बिकॉज बायर ऑफ लेबर मतलब एम्प्लॉयर का, सेलर ऑफ लेबर वर्कर का, जब ये कन्फ्लिक्ट अराइजेज होते हैं। क्योंकि एम्प्लॉयर का गोल क्या हो गया? मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज कॉस्ट। वर्कर का गोल क्या है? मैक्सिमाइज इनकम, वेज, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रियलिटी क्या होती है? दे आर फाइटिंग ओवर द सेम पाई। रेवेन्यू तो उतना ही है ना, बजट तो उतना ही है, अगर एक ज्यादा लेगा तो दूसरे को तो लॉस होगा। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर रूट ऑफ कन्फ्लिक्ट। जस्ट लाइक दैट, देखो फिक्स पाई रेवेन्यू है, जो हमारा ये जो बिजनेस है, जो मैनेजमेंट है, वो क्या कहेगा? मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वे प्रॉफिट एंड लो कॉस्ट। लेकिन जो वर्कर है वो वेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। वर्कर व्यू क्या है? फेयर पे एंड बेनिफिट। कॉर्पोरेट व्यू क्या है? मैक्सिमाइज सेल। तो जीरो सम गेम का खेल है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन बार्गेनिंग है। इफ वन स्लाइस गेट बिगर देन अदर मस्ट गेट अ स्मॉल। अगर एक पाई में से अगर आप एक ज्यादा लेगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक छोटा रहेगा। इसी के बेसिस पे कन्फ्लिक्ट हमारे अराइजेज हैं। अब आइसबर्ग थ्योरी है। आइसबर्ग थ्योरी क्या है? ये सिर्फ आपने क्या देखा कि स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ठीक है, व्हाट यू सी ऑन द न्यूज, स्ट्राइक एंड लॉकआउट इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। दिस इज द मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट, द रियल डेंजर लाई अंडर बाइट। जो आप जो देखते हो ना, स्ट्राइक तो सिर्फ बहुत कम है जो कि आपको विजिबल हो रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? लेटेंट कन्फ्लिक्ट होते हैं जो इनहेरेंट होते हैं, जो अंडर द वाटर होते हैं। एंड इट इज द अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑफन अनविजिबल अंडर प्रोडक्टिविटी क्रैश। जब तक प्रोडक्टिविटी प्रॉपरली क्रैश नहीं हो जाती, जब तक ये विजिबल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है? आइसबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला होता है हमारे मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट। जैसे कि ये आइसबर्ग है, यहाँ पे हमारा वाटर है, देन ये जो है हमारा, ये होता है हमारा मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट। ये ऑर्गेनाइज्ड है, विजिबल है, सबको दिखाई दे रहा है, कलेक्टिव एक्शन है। जैसे स्ट्राइक है, कंप्लीट विड्रॉल ऑफ लेबर, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, लॉकआउट एम्प्लॉय ने शट द गेट कर दिया, एंड घेराव जो कि हमारे इंडिया में फिजिकल इंसर्कलमेंट ऑफ मैनेजर, जो कि एक गेट को उसके आसपास सराउंडिंग में लोग हो गए, पिकेटिंग, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ डिसेंट, कहीं घेरा जो बोलते हैं ना कि सारे लोग जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जब सारे ये क्या मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट है, मतलब आप विजिबल हो रहा है कि यस वी आर अनहैप्पी विद द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। देन कम टू द लेटेंट कन्फ्लिक्ट। लेटेंट कन्फ्लिक्ट सबमर्ज मास, ये डेंजरस है बिकॉज इट इज द अनऑर्गेनाइज्ड, अनविजिबल है जब तक आपकी प्रोडक्टिविटी क्रैश नहीं हो जाती। इसमें आप क्या पढ़ोगे कि सबसे पहला है absenteeism। absenteeism क्या हो गया? वर्कर फिजिकली escaping द वर्क प्लेस, कि वर्कर क्या होंगे? ज्यादातर वो अपने वर्क प्लेस में गायब ही रहेंगे। देन सेकंड देखोगे टर्नओवर। टर्नओवर क्या है? वर्क परमानेंटली escaping, या तो लोग छोड़ के आपके परमानेंटली लिविंग द जॉब, अपनी जॉब को छोड़ के चले जाएंगे। सबॉटेज, इंटेंशनल डैमेज टू मशीनरी, आप इंटेंशनली वो आपकी मशीन को, प्रोडक्ट को डैमेज करना। तो ये तो डेंजरस है ना, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, और अब आपको कोई इंटेंशनली आपको प्रोडक्ट को डैमेज कर रहा है। क्वाइट क्विटिंग मतलब डूइंग द बेयर मिनिमम टू नॉट गेट अ फायर, बस वो उतना ही काम करते हैं, बस वो फायर, कोई उन्हें फायर ना कर सके। दैट्स इज कॉल्ड द क्वाइट क्विटिंग, कि बस वो फायर नहीं होंगे लेकिन वो कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करते। यू एंड वर्क टू रूल, फॉलो द रूल सो स्ट्रिक्टली, एंड ये क्या स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करते हैं। वर्क स्लो डाउन, जैसे कि आप सबको लगेगा कि यस वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो रियली में बहुत स्लोली काम करते हैं। तो ये किसके रिजल्ट हैं? लेटेंट कन्फ्लिक्ट के रिजल्ट हैं। जस्ट लाइक दैट, देखो विजिबल में क्या आर्गुमेंट हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, आपने एक्शन ले लिए, स्ट्राइक, लॉकआउट, घेराव, पिकेटिंग और इशू बेबी, ये सारी यूनियन हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब ट्रेड यूनियन का टॉपिक आएगा, जब हम ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? फाउंडेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। देन विजिबल में, इनविजिबल क्या हो? हिडन रूट को, जो एक्चुअल में इन्हीं के बेसिस पर आपने स्टॉक कर लॉकआउट करी, जिसमें इमोशनल वैल्यू, नीड, इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशन, आपकी पावर, डायनामिक, फियर, इनसिक्योरिटी, पर्सनल बैकग्राउंड, इनकी बेसिस पर क्या करेंगे? तो लोग अब्सेंट होंगे, या टर्नओवर हो गया, या सबोटेज हो गया, वर्क टू रूल चलेंगे। ये कहलाएगी आइसबर्ग थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब कौन से पर्सपेक्टिव है उन कन्फ्लिक्ट को? कुछ लोग कन्फ्लिक्ट है जो पॉजिटिव मानते हैं, कुछ लोग कन्फ्लिक्ट है जो इनवाइटेबल मानते हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट है जो क्लास स्ट्रगल मानते हैं, कुछ लोग कन्फ्लिक्ट है जो डिजीज मानते हैं। तो पर्सपेक्टिव आई ऑलरेडी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक इन प्रीवियस वीडियो, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। यूनिट 3
पर्सपेक्टिव के माने, जैसे हमने बोला वन हैप्पी फैमिली है, तो कन्फ्लिक्ट को कैसा मानते हैं, बैड, एज ए डिसीज। पूरा उनका मानना है कि अगर जब भी कन्फ्लिक्ट, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन मैनेजमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है जब भी आपको कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। तो इसे मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है, एलिमिनेट कर देगी यूनियन को, इनफोर्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, यू कैन से साइलेंट पीस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, पर इनहेरेंट तो होता ही है ना, लेकिन बाहर से वो शो नहीं करेगा। प्लूरिस्टिक क्या होगा, इनवाइटेबल, नॉर्मल है, न्यूट्रल है, डाइवर्जेंट इंटरेस्ट होते हैं ग्रुप में, तो आपका प्लूरिस्टिक है। जैसे इंडस्ट्री रिलेशन का व्यू भी प्लूरिस्टिक में, इसमें हम कैसे कर सकते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग के बेसिस पे हम इसे मैनेज कर सकते हैं, नेगोशिएशन के बेसिस पे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। देन कम टू द रेडिकल मार्क्सिस्ट व्यू, सी कन्फ्लिक्ट एज ए क्लास वार दैट कैन ओनली सॉल्व बाय द चेंजिंग सोसाइटी। जब उन्होंने पता ये तो क्लास वार है, तो आप इन्हें कैसे कर सकते हो, जब कैपिटल को खुद ही उसको कंप्लीटली रिमूव कर दोगे। कैपिटल इज सेल्फ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है कि आपने वर्कर के पास कम पावर है, आपके एम्प्लॉयर के पास बहुत पावर है, तो ये रिजॉल्व कब होगा, जब आप उसके कंप्लीटली चेंज कर दोगे सोसाइटी के ऑनर्स को। देन फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट, आपको पता है डिसफंक्शनल क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव, इट लीड्स टू द वायलेंस, लॉस ऑफ मेन स्टे, क्लोजर ऑफ यूनिट, इकोनॉमिक लॉस। डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट होता है जब आपको कोई भी फंक्शन करने में, आपकी प्रोडक्टिविटी या कोई स्मूथली काम करने में जब कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी बेसिस पर आपको लॉस होता है, तो वो कहलाएगा डिसफंक्शनल। जैसे आपने बोला ना, लीड्स टू वायलेंस है, मेन गेज है, वर्कर आर कम से नहीं कर रहे, यूनिट क्लोजर है, इकोनॉमिक लॉस आ रहा है, फंक्शनल कन्फ्लिक्ट हो गया। ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव, इट एक्ट एज ए सेफ्टी वेल। ये क्या होता है, वो बहुत सारे ऐसे इशू को राइज करता है जिससे कि आप अच्छे से सेफ्टी स्टैंडर्ड, अब आपने देखा कि आपकी जो कंपनी में प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहे, लेकिन आपने क्या हुआ, उसके बेसिस पर कन्फ्लिक्ट अराइज किया, अपने अपने ऑनर से बोला, तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, वो फंक्शनल है। कि ऐसे इन्होंने बोला ये क्या है, इट इशू टू द सरफेस प्रिवेंट, ये अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हें सरफेस पे विजिबल पे लेके आता है, जिससे कि अब हमें क्या होता है कि स्टेगनेशन से हम रुकते हैं। ये मैनेजमेंट को फोर्स करता है, इनोवेट करे, लीड करे बेटर सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ फेयर वेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल, स्ट्राइक अबाउट सेफ्टी गियर माइट फोर्स अ कंपनी टू मॉडर्नाइज, सेविंग लाइफ मनी इन द लॉन्ग रन। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, फंक्शनल कन्फ्लिक्ट हो गया, वो स्ट्राइक कर रहे हो सेफ्टी गियर के बेसिस पे। क्या कॉजेज हैं कन्फ्लिक्ट के, कन्फ्लिक्ट के क्या कॉजेज हो सकते हैं, इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल, साइकोलॉजिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिक क्या होगा, वेजेज, ज्यादातर जो कंपनी होती है वो हमारे जब हम ट्रेडिशनल एरा में देखें तो वो किसके बेसिस पे होगी, वेजेस, बोनस, ओवर टाइम, बेनिफिट्स, ये सबसे ज्यादा मेजर कॉजेज है इंडिया में। इंस्टीट्यूशनल, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, फेलियर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। साइकोलॉजिकल, आपका ट्रस्ट ही नहीं है, अथॉरिटी रियल लीडरशिप है, क्लैश ऑफ ईगो, आपका इंटरेस्ट उसका बिहेवियर मैच ही नहीं कर रहा, तो ये होता है। लीगल पॉलिटिकल, वीक इंप्लीमेंटेशन लेबर, जो लेबर लॉ आए हैं उनका आपने प्रॉपर फॉलो नहीं किया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन यूनियन। देन अब हम आते हैं शिफ्ट फ्रॉम कन्फ्लिक्ट टू कॉपरेशन। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री रिलेशन की भी फोकस करी थी, डिस्ट्रीब्यूट बार्गेनिंग, मैंने आपने बताया कि एक सेम पाई है, अगर आपने जीरो या सम, अगर एक लूज करेगा तो एक विन करेगा। बट डायनामिक इंडस्ट्री रिलेशन किस पर फोकस कर रही है, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, उन्होंने बोला हम पाई को ही एक्सपेंड कर दे, विन विन सिचुएशन, कि आपको भी प्रॉफिट हो और मुझे भी प्रॉफिट हो, तो इनमें फाइटिंग इसी पे, तो डायनामिक अबाउट द इंटीग्रेटिव, दिस इज द विन विन सिनेरियो। अगर आपको अब क्या है, आपको अब स्लाइस पे फाइट नहीं करनी है, वी वर्क टुगेदर टू मेक ए लार्जर पाई, इफ प्रोडक्टिविटी गोज अप इट मोर रेवेन्यू फॉर एवरीवन, दिस इज द लॉजिक ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंसी, कैपिटल नीड लेबर, लेबर नीड कैपिटल। ये इनका यही कहना था कि अगर आप एक ही पाई को अगर बड़ा करना है तो हमें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, जिससे ज्यादा रेवेन्यू आएगा तो हमारा पाई इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हमारा रेवेन्यू बड़ा होगा तो आपको भी और हमको भी विन विन सिचुएशन है। तो ये क्या लॉजिक है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी, मतलब कैपिटल को लेबर की जरूरत है, लेबर को कैपिटल की जरूरत है। तो मैकेनिज्म कॉपरेशन क्या है हमारी, क्या क्या मैकेनिज्म है, ये भी हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे स्लो टॉपिक वाइज टॉपिक। तो क्या मैकेनिज्म हो सकती है, वर्क कमेटी, आपको पता है सेक्शन 3 इंडस्ट्री डिस्प्यूट के एक्ट के अंदर पढ़ेंगे हम, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल एंड क्वालिटी सर्कल, जापानीज जो एक क्वालिटी ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं जो क्वालिटी के बेसिस पे इंप्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, मतलब टर्निंग वर्कर इनटू द ऑनर, हम क्या करते हैं उनको एक स्टॉक दे देते हैं, एक शेयर दे देते हैं, जिससे कि वर्कर भी, जब हमारे प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो वर्कर को भी शेयर दे देते हैं, जिससे कि वो वर्कर ऑनर में
चेंज हो जाते थे। इस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को कोऑपरेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। कोऑपरेशन क्या है? एक अलाइनमेंट इंटरेस्ट का इंश्योर सर्वाइवल ऑफ एंटरप्राइज, क्योंकि हमें एक बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को साथ में काम करके चलना पड़ेगा। तो यही है कोऑपरेशन की सर्वाइवल के लिए आपको क्या एक अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट रहना चाहिए, एक सेम इंटरेस्ट होना चाहिए। व्हाई डू स्वर्ण मनी लेबर एंड कैपिटल कॉपरेट? तो इनका क्या है, क्यों हम जो ये है लेबर कैपिटल कॉपरेट, म्यूचुअल डिपेंडेंसी आपको पता है, द एम्प्लॉयर owns the capital machine money but the worker owns the labor power, neither can generate revenue without, मतलब ये दोनों की म्यूचुअल डिपेंडेंसी है, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास पावर है, मनी है, मशीन है, वर्कर के पास लेबर है। तो वो अगर दोनों विदाउट डेट, ना तो वो मनी ले सकता, ना वो प्रॉफिट ले सकता, ना वो वेजेस ले सकता। डेट्स वाई ये क्या है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी। इसलिए लेबर कैपिटल को कॉपरेट होने की जरूरत है। द साइज ऑफ पाई, कॉन्फ्लिक्ट फोकस किस पे कर रहा था, डिवाइडिंग द पाई, वेजेस वर्सेस प्रॉफिट। लेकिन कॉपरेशन किस पे फोकस कर रहा है, एक्सपेंड द पाई, प्रोडक्टिविटी को एक्सपेंड करो, जिससे कि हम ज्यादा हमारे बाद में डिवाइडेशन आ जाएगा। जस्ट लाइक दैट, देखो ट्रेडिशनल बार्गेनिंग जीरो सम थी, इसी तरीके से लिमिटेड रिसोर्स थे, इसी में सोच था। इंडिकेटिव क्या हो गया, हमने प्रोडक्टिविटी एक्सपेंड रेवेन्यू कर लिया। अब आपका एम्प्लॉयर भी और रेवेन्यू भी दोनों को अब मोर मिलने लगा। दैट्स इज कॉल्ड द कॉपरेशन। अब आते हैं लेडर ऑफ कॉपरेशन। लेडर ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन इज सिंपल, यस और नो स्विच नहीं है, एक लेडर है। दिस इज द फेवरेट एरिया ऑफ एग्जाम क्वेश्चन ऑन द वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट यस नो में आपने कॉपरेशन कर लिया, एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप हम अचीव करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन, ये क्या कहलाता है, हमारा बॉटम, सबसे बॉटम है। He just tell you what happened, just like a balance sheet, no power is share, इसमें कोई भी पावर शेयर नहीं होता, ये बस बताता है वर्कर को कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये होती है मतलब जस्ट दे शेयर द इंफॉर्मेशन ओनली, नो पावर शेयर, ये सबसे बॉटम है। सेकंड है कंसल्टेटिव मैनेजमेंट, आस्क फॉर योर ओपिनियन। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम वर्कर से उनकी ओपिनियन को पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने बोला होगा डिसाइडिंग बट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, पर ये एम्प्लॉयर जरूरी नहीं है आपकी बात को माने या ना माने, लेकिन वो सिर्फ आपसे आपकी ओपिनियन को पूछ रहा है, वो लीगली बाउंड नहीं है आपकी एक्सेप्ट को करने के लिए ओपिनियन को। तो जैसे कि एग्जांपल वर्क कमिटी जो इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में आई थी। देन थर्ड इज द एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। एसोसिएट पार्टिसिपेशन क्या होता है, इज मोरली बाउंड टू एक्सेप्ट योर सजेशन, मोरली है, मैनेजमेंट इज मोरली बाउंड टू एक्सेप्ट, ये भी लीगली नहीं है, एसोसिएट है। Then administrative participation क्या हो गया, वर्कर एक्चुअली रन स्पेसिफिक फंक्शन लाइक अ कैंटीन एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल, मतलब वर्कर गिवन अ फुल कंट्रोल, हम क्या करते हैं वर्कर को थोड़ा सा कंट्रोल, मतलब किसी स्पेसिफिक फंक्शन में फुली कंट्रोल दे देते हैं, जैसे कि चलो अब आप अपनी कैंटीन को मैनेज करो या सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करो। देन डिसीसिव पार्टिसिपेशन, ये होती है हमारी टॉप, वर्कर सिट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हैव इक्वल राइट, हाईएस्ट फॉर्म एंड रेयर इन प्राइवेट, ये प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा नहीं मिलती है, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म होती है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे बैठे होते हैं। दिस लाइक दैट, देखो इंफॉर्मेशन में जस्ट उन्होंने क्या किया, हमें इंफॉर्मेशन शेयर करी इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन में। कंसल्टेटिव में उन्होंने ओपिनियन एडवाइस मांगी, पर वो बाइंडिंग नहीं है, जैसे वर्क कमेटी है। देन एसोसिएटिव पार्टनर में जॉइंट डिसीजन मेकिंग, मोरल ऑब्लिगेशन है, एडवांस जैसे कि हमारा जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल है। मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या किया, मैनेजिंग फंक्शन, कुछ स्पेसिफिक एरिया में हमने वर्कर को उनको ऑटोनॉमी दे दी है। देन डिसीजिव पार्टनर में बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव इक्वल स्ट्रेटेजिक पावर दी वर्कर डायरेक्टर को। ये है हमारी लेडर ऑफ कॉपरेशन, मतलब इस तरीके से हमारा कॉपरेशन हाईएस्ट जाता है, बॉटम टू हाईएस्ट। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड लेडर। Then come to the machinery of cooperation. Machinery of cooperation. How do we actually do this in India? We have a 3 type of machinery. First one is the statutory, second is the non-statutory, and third is the हमारा constitutional mandate. तो अब हमारा पहला क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये हमारी प्राइमरी मैकेनिज्म। प्राइमरी मैकेनिज्म में कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या हमने देखा कि इट क्रिएट अ इंडस्ट्रियल पीस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड 3 to 5 ईयर। कलेक्टिव बार्गेनिंग, अब इन टॉपिक को भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे, सारी जो मशीन है कॉपरेशन की, ये भी हमें अभी 1 by 1 वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, नेगोशिएशन, सब डिटेल में पढ़ाना है। यहाँ पे बस आप बेसिक्स को समझिए। अभी आपको क्या समझना है, कॉपरेशन।
तो अब ये इंडस्ट्री पीस के लिए हम क्या करते हैं, ये 3 to 5 ईयर के लिए हम कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। इसमें कॉपरेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये रिप्लेस करती है क्योटिक इंडिविजुअल फाइटिंग विद स्ट्रक्चर पीस ट्रीटी द कलेक्टिव अग्रीमेंट। तो इसने क्या किया, ये कॉपरेशन में क्यों जरूरी है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल फाइट कर रहे थे लोग, इसके लिए इन्होंने क्या किया, कलेक्टिव अग्रीमेंट प्रिपेयर किया। देन सेकंड वन इज द स्टैच्यूरी। स्टैच्यूरी क्या हो गई, द वर्क कमिटी मैंडेट अंडर द सेक्शन 3 इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट फैक्ट्री एक्ट, जहाँ पे 100+ वर्कर होने चाहिए। तो ये लीगली मैंडेट है कि अगर आप कहीं भी वर्कर अगर 100 से ज्यादा हैं तो आपको वर्क कमेटी होना मैंडेटरी है, जो कि इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड स्टेब्लिश जहाँ पे 100 वर्क से ज्यादा है। गोल क्या है, प्रमोट मेजर फॉर सिक्योर एंड प्रिजर्विंग एमिटी ऑफ गुड रिलेशन। ठीक है। देन बोर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन अंडर द कंपनी एक्ट हमने रियली इंप्लीमेंट, जो कि बोर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में आपको पता है इक्वल नंबर ऑफ वर्कर भी कुछ लिए जाते हैं। देन कम टू द नॉन स्टैच्यूरी, just like a voluntary and government scheme like a joint management council with largely, अब तो फील है ये हमारी इंडिया में, क्वालिटी सर्कल स्मॉल ग्रुप सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये है हमारा। तो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल ये भी हमें पढ़नी है, सारी काउंसिल इंट्रोड्यूस करी थी 1958 में, सेकंड 5 ईयर प्लान में फेल हो गई ड्यू टू द लैक ऑफ क्लैरिटी। क्वालिटी सर्कल ये नॉन स्टैच्यूरी है, मतलब वॉलेंट्री है, गवर्नमेंट स्कीम जो लेके आते हैं। क्वालिटी सर्कल स्मॉल ग्रुप है वर्कर का जो वॉलेंट्री मिल करता है और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देन कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, जो कि इसमें से PYQ पूछते जाता है। आपको पता है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का ये फेवरेट, ये तो मैंने 6 टाइम अटेम्प्ट किया है नेट में और मैं 5 टाइम क्वालिफाइड हूँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लग रहा है हर एरा में पूछा जाता है आपसे कोड 55 में। आर्टिकल 43 ये में इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट सेल बी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। ये डायरेक्ट प्रिंसिपल क्या बताता है कि सिक्योर करता है वर्कर पार्टिसिपेशन का। तो अगर कभी आपसे पूछे कि वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट कौन से प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 43A में। तो ये क्या होगी, हमारी मशीनरी ऑफ कॉपरेशन होगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग, स्टैच्यूरी, नॉन स्टैच्यूरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और ट्रिपार्टाइज में कॉपरेशन नेशनल लेवल पर कौन कौन सी है, क्योंकि कॉपरेशन तो हमें रखना है। तो कॉपरेशन ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट्री में हो, इनकी एक बॉडी होती है। जैसे फर्स्ट है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कॉन्फ्रेंस कमिटी। ये हमारी जैसे इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस क्या है, लेबर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड स्टैंडिंग लेबर कमिटी प्रिपेयर द एजेंडा ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। स्ट्रक्चर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्क सीट टुगेदर एंड फ्रेम अ पॉलिसी। तो ये जो ILC है, SLC है, ये क्यों करते हैं हम, कॉपरेशन के लिए करते हैं ना नेशनल लेवल पे। तो यहाँ पे क्या है, जो ये क्या करती है, एक साथ बैठती है और पॉलिसी बनाती है। अब हम बोलते हैं कॉपरेशन फेल क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि सूडो पार्टिसिपेशन ट्रैप। मैनेजर यूज दिस बॉडी टू प्रिटेंड। आपको पता है कि मैनेजर जब हम वर्कर, जब हमने बोला ना वर्कर क्या सुनता है, तो वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं दे आर लिसनिंग व्हाइल एक्चुअली जस्ट रबर स्टैंपिंग डिसीजन मेड इन द बोर्ड रूम। मतलब वो पहले डिसीजन अपना कर लेते हैं, लेकिन बस प्रिटेंड करते हैं कि यस हम आपका ख्याल रखते हैं, हम आपकी भी सुन रहे हैं। सेकंड वन इज द यूनियन राइवलरी। इफ देयर आर द मल्टीपल यूनियन, अगर सपोज करो बहुत सारी यूनियंस हैं, तो दे फाइट ईच अदर इनसाइड द वर्क कमिटी स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट। तो वो क्या करें, मैनेजमेंट के कॉर्पोरेट की बजाय वो क्या करते हैं, अपने आप में ही फाइट करती है कि मुझे रिकॉग्नाइज रिलेशन मिलना चाहिए या उसे। तो यूनियन राइवलरी के बेसिस पे भी कॉर्पोरेशन हमारा फेल हो जाता है। टॉपिक डिस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट ऑफन बैन इंटरेस्ट रिलेटेड इशू, वेज बोनस फ्रॉम दीज फोरम। वो क्या करती है, जब आप कभी भी आपको पार्टिसिपेट करती है तो इन सारी चीजों को पहले से ही बैन करती है, क्योंकि मेकिंग देम बोरिंग एंड यूजलेस ऑफ द एवरेज। तो वो फिर उनको ऐसी बातें करेंगे जो उनको समझ में नहीं आएगा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, तो उनके लिए क्या है, यूजलेस है वर्कर के लिए। देन तो लैक ऑफ एजुकेशन, वर्कर कैन नॉट रीड अ बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। तो आप कुछ भी कह लो, ये सारे मीनिंगलेस हैं उनके लिए सारे स्लोगन, पार्टिसिपेशन भी। अब कंक्लूजन क्या है, अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन डायनामिक मूव फ्रॉम हुआ फाइटिंग फॉर राइट टू कोलैबोरेटिंग फॉर सर्वाइवल। कहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, फाइटिंग फॉर राइट कन्फ्लिक्ट है, कोलैबोरेटिंग फॉर सर्वाइवल क्या हो गया आपका, कॉपरेशन हो गया। फ्यूचर क्या है, ये अब इंडस्ट्रियल रिलेशन ही रहा, अब ये क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट रिलेशन। पहले कहते हैं इंडस्ट्री रिलेशन, कवरिंग क्या करे, गिग वर्कर मैंने बताया, जोमेटो के राइडर्स, रिमोट टीम एंड AI इंटीग्रेशन। Now come to the second topic, bipartisanship
इन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। अभी ये क्या होता है, इस सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रीज है टू मेन एक्टर। अभी हम एक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, 3 एक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉय, वर्कर एंड गवर्नमेंट। लेकिन बाई पार्टिटिज्म में क्या होते हैं, 2 एक्टर्स होते हैं। इंटरेक्ट डायरेक्टली टू, वो क्या करते हैं, उन्हें किसी थर्ड एक्टर की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, नेगोशिएट करते हैं और पॉलिसी को बनाते हैं। गोल्डन रूल क्या है, द स्टेट एक्ट ओनली एज अ वॉच डॉग नॉट अ पार्टिसिपेंट, द गवर्नमेंट स्टे आउटसाइड द नेगोशिएशन रूम। वो सिर्फ देखती है और वो पार्टिसिपेंट नहीं करती है, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करती है। ठीक है, उसमें कोई भी बिना गवर्नमेंट के आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर देते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड वॉलंटरी के बेसिस पे वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो कभी एक फिलोसफी क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, वॉलंटरी सॉल्विंग प्रॉब्लम, वॉलंटरी मतलब अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। कि एग्जाम इसके इंटरनल सेल है, तो अगर कभी ये आए इंटरनल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, तो ये किसमें होता है, बाइपार्टाइटिज्म में होता है। देन बाइपार्टाइटिज्म वर्सेस ट्राइपार्टाइज्म में पी, अगर आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। तो बाइपार्टाइटिज्म में एक्टर में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं मैनेजमेंट प्लस यूनियन होगा। ट्राइपार्टाइटिज्म में क्या होगा, एक और ऐड हो गया हमारा गवर्नमेंट। अप्रोच क्या होता है, डायरेक्ट नेगोशिएशन होती है, इसमें कंसल्टेंस एंड कंसिस्टेंस मतलब सबकी सहमति होना जरूरी है। आउटकम कलेक्टिव एग्रीमेंट, इसमें पॉलिसी गाइडलाइंस एंड लॉ होते हैं। एंड एग्जाम्पल में क्या है, वेज सेटलमेंट, वर्क कमिटी, बाइपार्टाइटिज्म में क्योंकि वर्क कमिटी में एम्प्लॉय और वर्कर की होती है। एंड ILC इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग लेबर कमिटी, ये हमारी ट्रिपार्टाइज्ड बॉडी होती है। पावर सोर्स क्या है, म्यूचुअल स्ट्रेंथ, एंड इसमें क्या होती है, स्टेट की अथॉरिटी, गवर्नमेंट की पावर। ओके, देन मशीनरी क्या है बाइपार्टाइटिज्म की इंडिया में। फर्स्ट वन इज द कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब आप ऐसे मान के चलो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या इंजन है, उसके बिना आप नहीं रन कर सकते। द प्राइमरी मेथड ऑफ बाइपार्टाइजिंग क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो P/Q पॉइंट से आप देखो कि इट इज रिकॉग्नाइज बट नॉट स्ट्रिक्टली मैंडेटरी एट द नेशनल लेवल अनलाइक इन द यूनाइटेड स्टेट। ये क्या है, रिकॉग्नाइज तो है पर ये भी कहीं कहीं स्ट्रिक्टली मैंडेट नहीं है नेशनल लेवल पे, जैसे कि आप US की बात करो। देन सेकंड है हमारा वर्क कमेटी। पहला है कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया बाइपार्टाइज्ड बॉडी में, सेकंड हो गया वर्क कमेटी। ये लीगली मैंडेट है, जो कि आपको पता है सेक्शन 3 इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आया। इसमें क्या बोला था कि अगर 100 से ज्यादा वर्कर होंगे तभी आपकी वर्क कमेटी होनी चाहिए। तो कंपोजिशन क्या था इसमें, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वर्कमैन, दोनों में। इनका फंक्शन क्या है, टू प्रमोट मेजर ऑफ सिक्योरिंग प्रिजर्विंग अमिटी, दे कैन नॉट डिस्कस द वेज। ये क्या करते हैं, सिर्फ फ्रेंडली पॉलिसी के बारे में डिस्कस करती है, प्रमोट एमिटी बट कैन नॉट डिस्कस द वेजेस। अब आते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी। ये भी हम इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अंदर सेक्शन 9C के अंदर अमेंडमेंट 2010 में पढ़ेंगे। इट रिक्वायर एस्टेब्लिशमेंट विद 20 और मोर वर्कर टू हैव अ कमिटी फॉर इंडिविजुअल कंप्लेंट। उन्होंने बोला कि अगर आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज्यादा वर्कर हैं तो आपको आपके कंपनी के अंदर ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए। वर्क कमिटी इज फॉर द 100 वर्कर एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी और इसके लिए होती है 20 वर्कर के लिए। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका गोल क्या रहता है, रिजॉल्व इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिफोर दे बिकम अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर इंडिविजुअल जो डिस्प्यूट है उसको पहले ही सोल्व कर लेते हैं, ऐसा नहीं है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाद में हो जाए। लास्ट वन इज द जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल ये भी ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्कीम है गवर्नमेंट की 1958 में है। ये अब फेल होगी लैक ऑफ क्लियर फंक्शंस। ठीक है, तो ये हमारी बाइपार्टाइज की मशीनरी थी। जस्ट लाइक दैट, देखो यू कैन सी, देखो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, तो ये हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बाइपार्टाइज क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें 2 एक्टर्स होते हैं। अब वर्क कमिटी सेक्शन 3, ये मशीनरी बॉडी है हमारी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी। वर्क कमिटी में मैंने आपको क्या बताया, 100 वर्कर होने चाहिए, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी में 20, एंड वर्क कमिटी हो गया इधर जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग फोरम। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये हमारी बाइपार्टाइट बॉडी होती है। अब बाइपार्टाइट फेल क्यों हो रही है इंडिया में, क्यों, रीजन वन है मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन, मैनेजमेंट यूज डिवाइड, क्योंकि आपको पता है डिवाइड एंड रूल खेलेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ही विन रहेगा। इफ दे आर 5 यूनियन व्हाई डू यू नेगोशिएट विद, तो आप क्यों करोगे, आपको पता है कि अगर वो अग्री नहीं करेगा तब तो उस यूनियन के साथ अग्री कर लोगे। ठीक है, दैट्स व्हाई बाइपार्टाइट फेल हो रहा है। रीजन 2 पॉलिटिकल एफिलिएशन, यूनियन आर ऑफन कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी नॉट अ वर्कर। आजकल यूनियन किससे, मतलब उस टाइम यूनियन किससे कंट्रोल हो रही थी, पॉलिटिकल पार्टी से। They prefer dragging issue to the government
रेदर देन सॉल्विंग देम इंटरनली। अब वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इशू को जा रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास जाए, ना कि वो खुद ही सॉल्व कर रहे हैं। रीजन 3 एक्सेसिव लीगलिज्म, बोथ पार्टी रेस्ट टू द लेबर कोड। अब क्या है, इतना लीगलिटी लॉ आ गया कि कोई भी अब वो बार्गेनिंग नहीं करना चाहते, वो डायरेक्ट लेबर कोर्ट में जाके सॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज लॉ मेक इट इजी टू बाईपास नेगोशिएशन। रीजन 4 लैक ऑफ ट्रस्ट, मास्टर सर्वेंट एटीट्यूड ऑफ इंडियन एम्प्लॉय प्रिवेंट जेन्युइन पार्टनरशिप। जब आप ऐसे ट्रीट करो एम्प्लॉय एज ए मास्टर एंड एम्प्लॉय एज ए सर्वेंट, तो वो क्यों आपसे पार्टनरशिप रखेगा। तो दैट्स व्हाई इज द फेल इन इंडिया। ओके, देन कम टू द लास्ट टॉपिक, ट्राइपर्टाइज्म इन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। अब आपने बताया दिस इज द थर्ड पिलर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। बाइपर्टाइज्म इज द कन्वर्जेशन हो रही थी, लेकिन ट्राइपर्टाइज क्या है, पार्लियामेंट, क्योंकि इसमें क्या हो गया, गवर्नमेंट का रोल आ गया। व्हेन एम्प्लॉय एंड यूनियन कांट एग्री द स्टेट स्टेप एज ए थर्ड एक्टर। जब आपको पता है दोनों सॉल्व नहीं कर पा रहे, जब हमारी स्टेट इंटरफेयर करती है, बिकॉज लेबर इज द वीक इन इंडिया। गवर्नमेंट एंटर क्या करती है कि जिससे कि, क्योंकि आपको पता है कोई भी वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रही, इसलिए गवर्नमेंट बैलेंस करती है, प्रोटेक्ट करती है पब्लिक इंटरेस्ट को अगेंस्ट द स्ट्राइक। ठीक है, और इसका लॉजिक क्या है, लेबर कैपिटल विल ऑलवेज फाइट, द स्टेट मस्ट प्रिवेंट द प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इकोनॉमी। एंड इसका सिस्टम क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन वे थ्री पार्टी, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय एंड वर्कर इंटरेक्ट टू फ्रेम लेबर। तो सब आपस में मिलकर लेबर पॉलिसी, लॉ और सॉल्व करती है मेजर डिस्प्यूट को। इसका ओरिजिन क्या है, ये जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसके बाद एक ट्राइपर्टाइज बॉडी अराइज हुई थी। इसका क्या है, कंसल्टेशन, कंसेंससनेस, ठीक है, नॉट जस्ट अ नेगोशिएशन। गवर्नमेंट जस्ट लाइक दैट हो, देखो पहले क्या था, कन्वर्जेशन हुए थे वर्कर एंड वर्कर, अब ये डिस्कनेक्ट हुआ, अब क्या है, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, प्राइवेट, स्टेट इंटरवेंशन, रेगुलेटर एंड मीडिएटर एंड कैपिटल एंड लेबर। इस तरीके से हमारा ट्राइपर्टाइज वर्क करता है। वाइड ट्राइपर्टाइज हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि आपको पता है बाइपर्टाइज्म आपकी फेल हो रही थी, एम्प्लॉय यूनियन अग्री नहीं हो रहे थे, तो स्टेट को रोकना था स्ट्राइक एंड लॉकआउट से। दैट्स व्हाई वी नीड अ ट्राइपर्टाइज्म एंड यूनिफॉर्मिटी, इंश्योर लेबर लॉ लाइक अ मिनिमम वेजेस अप्लाइड इक्वली अक्रॉस द कंट्री। वीकर सेक्शन प्रोटेक्शन, इन इंडिया लेबर इज द वीक, आपको पता है उनको स्टेट को एंटर करना पड़ा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए पावरफुल एम्प्लॉय के अगेंस्ट में। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रिवेंट ऑफ इंडस्ट्री अनरेस्ट फ्रॉम द हर्टिंग द जीडीपी, दैट्स व्हाई वी नीड अ ट्राइपर्टाइज। इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, अब ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ट्राइपर्टाइज, ये आपको डेट याद करनी पड़ेगी, रिमेंबर करनी पड़ेगी एग्जाम पे, यू नीड टू मेमोराइज दिस टाइमलाइन। फर्स्ट वन इज द 1931 में क्या आया आपका, व्हाइटली कमीशन आया, रॉयल कमीशन आया, जो कि फर्स्ट रिकमेंडेड किया इसने ट्राइपर्टाइट बॉडी को। इन्होंने ये जो पहला था व्हाइटली कमीशन 1931 में, जिसने बताया कि यस हमारे उसमें ट्राइपर्टाइट बॉडी होनी चाहिए इंडिया में। देन 1942 में ट्राइपर्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस हुई फर्स्ट टाइम, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने रखी, बाद में उसमें लेबर मेंबर भी ऐड हुए। देन 1957 में कोड ऑफ डिसिप्लिन अडॉप्ट हुआ, 15 इंडस्ट्रियल लेबर को, मतलब इंडस्ट्रियल लेबर कमेटी में, गोल्डन एरा ऑफ ट्राइप, तो वहां से तो ये अराइज होने लग गया था। वी कॉल दिस द गोल्डन एरा ऑफ ट्राइपर्टाइट, जस्ट लाइक दैट। देखो रॉयल कमीशन ऑन लेबर व्हाइटली कमीशन था, तो इन्होंने रिकमेंडेड किया ट्राइपर्टाइट फॉर द बॉडी इन इंडिया। इनिशिएट किया डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, तो फर्स्ट ट्राइपर्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस रखी, 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कोड ऑफ डिसिप्लिन में इसने ट्राइपर्टाइज को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री रही। देन कम टू द मशीनरी ऑफ ट्राइपर्टाइज, द बिग टू, दो मशीनरी ट्राइपर्टाइज, फर्स्ट वन इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, देन द स्टैंडिंग लेबर कमेटी। तो आप क्या कह सकते हैं, लेबर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द स्क्रीनिंग कमेटी, ये स्टैंडिंग लेबर ऑफ कमेटी। ये क्या फंक्शन क्या था, फाइनलाइजिंग नेशनल पॉलिसी एंड एडवाइस गवर्नमेंट। ये क्या करती है, ये एजेंडा सेट करती है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के लिए, उनकी डिस्कस को स्पेसिफाई करती है। ठीक है, मीटिंग में सपोज द मीट एनुअली एंड मीट जब आपको नीड होती है, जब आप मिल लेते हैं। और इसमें क्या होता है आपका चेयरमैन क्या होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, और उसमें भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हमारा SLC और IRC है, बोथ बॉडी फॉलो द ILO प्रिंसिपल 2:1:1। ओके, जस्ट लाइक दैट। कंपोजिशन कैसा है IRC और SLC का,
नाउ द मशीनरी कंफ्यूजिंग द ILC SLC या तो कॉमन मिस्टेक। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस क्या है? लेबर पार्लियामेंट है, फाइनलाइज करेगी नेशनल पॉलिसी को। एक्सटर्नल लेबर का भी स्क्रीनिंग कमेटी है। ये जब ILC होगा उससे पहले ये इसके बारे में मीटिंग करेगी और उनके बारे में डिस्कस करेगी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। कंपोजिशन क्या है? 2:1, मतलब गवर्नमेंट के 2 होंगे एंड जिसमें सेंटर का 1 और स्टेट का 1 होगा, ठीक है। एम्प्लॉई 1 होगा जो नॉमिनेटेड बाई काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉय, वर्कर 1 होगा जो नॉमिनेटेड बाई सेंट्रल ट्रेड यूनियन, जिसमें BMS × K2 खोज सकते हैं बेस्ड ऑन मेंबरशिप स्ट्रेंथ, जिसकी स्ट्रेंथ हाई होगी उसके बेसिस पर होगा। लेकिन इसका याद रखना, एम्प्लॉयर एंड वर्कर हैव अ इक्वल वोटिंग स्ट्रेंथ। अदर ट्रिपार्टाइट बॉडी कौन सी है? SLC ILC के अलावा कमिटी ऑन कन्वेंशन, जो कि रिव्यू करती है ILO कन्वेंशन को, डिसाइड इफ इंडिया शुड रेटिफाई देम। इंडस्ट्रियल कमिटी क्या है? स्पेसिफिक ट्रिपार्टाइट बॉडी है स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, जैसे जूट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कॉइल्स हो गए, सॉल्ट सेक्टर हो गया। वेज बोर्ड है ट्रिपार्टाइट, जो डिटरमाइन करती है, ये एग्जाम में भी आया, ठीक है। तो वेज बोर्ड कौन सी बॉडी है? तो आपको पता होनी ट्रिपार्टाइट बॉडी है, क्योंकि स्पेसिफिक इंडस्ट्री मोस्ट रिप्लेस बाई पे कमीशन मिनिमम वेजेज एक्ट। क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम बात करें तो आपको पता है पोस्ट 1991 के अंदर LPG एरा हमारा डिक्लाइन हुआ और ट्रिपार्टाइट हमारी वीक हो गई। इरेगुलरिटी, द ILC सपोज टू मीट एवरी ईयर, जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस थी वो हमारी हर ईयर में एक बार मिलती थी, पर रियलिटी क्या है कि ये कहीं ना कहीं 3-4 साल में एक बार मिलती, तो कहीं ना कहीं एक गैप अराइज हो रहा था, मासिव गैप हो रहा था बिटवीन 2015 एंड रिसेंट ईयर में आप बात करें। टोकनिज्म, Union argued that government make decision like Labor Code 2020 first and call for the consultative letter just as so। इनका ये था कि कहीं ना कहीं यूनियन किस पर आर्गूमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही डिसीजन ले ली थी, जैसे अभी लेबर कोड कर लिए ना 2020 के बाद में, बस वो कॉल कंसल्टेशन के लिए सिर्फ दिखाने के लिए हमें पार्टनरशिप में अग्री करती है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो तो दिस डिक्लाइन सिग्निफाइज शिफ्ट फ्रॉम सेंसस बेस्ड इंडस्ट्री रिलेशन टू स्टेट लेड री-रेगुलेशन। तो ये हमारा अगर माने तो ये शिफ्ट है हमारी। अब आते हैं हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारे 2017 टू 2025 टू अराइज हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप फोकस करोगे तो ये सबसे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लेट लुक हाउ NTA आस्क दीज क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल उसने पूछ लिया कि 4 एलिमेंट जो एक्टर, कंटेक्स्ट और आइडियोलॉजी रूल किसने दिए थे, तो आपको पता है ये डनलप ने दिए थे, क्योंकि उन्होंने, ये तो हम ऑलरेडी कल भी हमने डिस्कस किया कि ये जो सारा सिस्टम जो अप्रोच है, सिस्टम मॉडल, वो तो हमेशा हमारा किसने दिया? जॉन टी डनलप ने दिए थे। फ्लेंडर ने क्या दिया था? मॉडल दिया था। कार्ल मार्क्स ने रेडिकल दिया था। BB गिरी ने आपका वॉलंटियर बेसिस पर अप्रोच का नाम दिया था, जस्ट लाइक जॉन टी डनलप। विच अप्रोच अज्यूम कॉन्फ्लिक्ट इज टेम्पररी कैन बी रिजॉल्व फॉर द म्यूचुअल नेगोशिएशन। तो ये जो आप देख रहे हो ना, म्यूचुअल नेगोशिएशन किसने बोला कि ये हम सॉल्व कर सकते हैं? प्रोडेस्टिक अप्रोच ने बोला था, ठीक है। देन कम टू एंटरप्राइज व्यूज एज ए यूनिटरी स्ट्रक्चर where there is the one source of authority, one focus of loyalty, which model is that। तो ये भी अगर आपको पता हो तो ये भी हमारा किसने बोला? यूनिटरी अप्रोच ने, कि एक ही सोर्स है अथॉरिटी का और इन्होंने कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट को एज ए बैड माना गया। देन इन द मॉडर्न गिग कंपनी and the conflict between the owner and gig worker regarding the employee status represent किस टाइप का conflict? आपने देखा ना, अभी मैंने कहा कहीं ना कहीं जो हमारे गिग वर्कर हैं वो कहीं ना कहीं किसके रिगार्डिंग अभी conflict हो रहा है? एम्प्लॉय स्टेटस। तो ये कैसा conflict है? सब्सटेंसिव तो है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, ये कौन सा है? स्ट्रक्चर conflict है। कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के लिए हम फाइट कर रहे हैं। तो गिग वर्कर वर्स अ प्लेटफॉर्म, दिस इज द स्ट्रक्चर conflict because the system itself is changing। लेट कम टू द नेक्स्ट सिनेरियो। ये नंबर ट्रैप है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको थ्योरी ही पढ़नी है, आपको कभी कभी नंबर ट्रैप भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी ऐसे ही, तो आपको सारा, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारा बहुत इजी वे में आप सब PYQ बेस्ड सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला, अभी मैंने आपको बताया अंडर सेक्शन 3 इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट वर्क कमिटी इज कंस्टिट्यूट स्ट्रिपलिंग एम्प्लॉई। तो अभी आपको पता है कि 100 एंड प्लस मोर देन 100 होते हैं जब भी वर्क कमिटी अराइज होती है। इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 3 के अंदर हम पढ़ेंगे। देन ग्रीवियंस रेडिएशन कमिटी मैंडेटरी कब होती है? जब आपके 20 और मोर वर्कर होते हैं। तो देखो जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वही सारा आपका PYQ में, और ये सारे PYQ हैं जो 2017 टू 2025 तक है। तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, जस्ट लाइक अ 20। देन असेसन एंड रीजनिंग।
अंडर इन्होंने बोला जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल हैव लार्जली फेल इन इंडिया। अभी मैंने आपको पता है क्यों फेल हो रही है, देयर फंक्शन ओवरलैप विद द वर्क कमेटी। तो इनके फंक्शन ओवरलैप हो रहे हैं कमेटी के साथ, इसलिए तो उन्होंने बोला कि यस, क्योंकि दोनों है, मैंने बोला कि वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे अपने कंसेप्ट को, दैट्स वाई फेल जॉइंट मैनेजमेंट कंसेप्ट। तो आपको पता है कि दोनों ट्रू हैं और यही इसलिए ही ये फेल हो रहा है। देन कम टू द विच बॉडी एक्ट एज ए सेफ्टी वेल्व for the individual grievance to prevent them from become a industry dispute। इंडिविजुअल मतलब ग्रीवियंस को ही पहले सॉल्व कर दिए, कहीं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना बन जाए। तो कौन है? ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी है ना, क्योंकि ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी पहले इंडिविजुअल डिस्प्यूट को सॉल्व करती है कि वो कहीं आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना बन जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन गया तो मेजर प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। एज पर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ठीक है, ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी कैन हैव अ मैक्सिमम हाउ मेनी मेंबर। तो आपको बताया कि कितने मैक्सिमम मेंबर होने चाहिए, तो कितने होंगे? 10। आप इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना ओल्ड एक्ट के बेसिस पे, इसमें क्या होना, मैक्सिमम 10 मेंबर चाहिए। देन हु सर्व द चेयरमैन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, कौन सर्व करता है आपका? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। देन कम टू हु रिकमेंडेड सेटिंग अ ट्राइपाइट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑफ मॉडल ऑफ ILO। किसने अब अभी मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी कि किसने रिकमेंडेशन किया था, तो हमारा किसने किया था? रॉयल कमीशन ऑफ लेबर लॉ ने, मतलब आप ही रॉयल कमीशन को ही विटले कमीशन बोलते हैं, ठीक है। तो विटले कमीशन ने ही रिकमेंडेड किया था। देन विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनलाइजिंग द एजेंडा फॉर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, कौन सी बॉडी है जो फाइनलाइज करती है एजेंडा? अभी हमने पढ़ा ना, स्टैंडिंग लेबर कमिटी करती है फाइनलाइज हमारे इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को, तो जस्ट लाइक ए स्टैंडिंग लेबर कमिटी। देन विच इज फॉलोइंग नॉट अ ट्रिपाइट बॉडी, कौन सी हमारी ट्रिपाइट बॉडी नहीं है? तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है हमारी, स्टैंडिंग लेबर कमिटी भी है और हमारी कमेटी ऑन कन्वेंशन भी है। तो कौन सी नहीं है? जॉइंट मैनेजमेंट, क्योंकि ये बाइपेटाइज बॉडी। ओके, देन विच ILO कन्वेंशन डील विद ट्रिपाइट मतलब कंसल्टेशन, तो कौन सा? 144। अभी हम ये कन्वेंशन रिकमेंडेशन आपको अलग से पढ़ाएंगे। देन हु एडवोकेट द एडजुडिक्शन शुड बी रिप्लेस बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, किसने बोला कि एडजुडिक्शन किसके द्वारा रिप्लेस होनी चाहिए? कलेक्टिव बार्गेनिंग और आपको याद होनी चाहिए, ये किसने बोला था? BB गिरी ने बोला था, इन्होंने गिरी अप्रोच दिया था। आई होप आपको कल की वीडियो में भी जाके देखिएगा गिरी अप्रोच क्या होता है। Then in which year industry truce resolution pass maintain the industrial peace, कौन सा है जब ये पास हुआ था इंडस्ट्रियल पीस के लिए? तो आप याद रखिएगा जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब ये हुआ था 1947 में। देन अंडर द कोड ऑफ डिसिप्लिन 1958 व्हाट इज रिक्वायर्ड बिफोर गोइंग टू स्ट्राइक, स्ट्राइक जाने से पहले क्या है कोड ऑफ डिसिप्लिन में? आपको पता है मैंडेटरी ऑफ नोटिस है। तो अभी हमें कोड ऑफ डिसिप्लिन भी डिटेल में पढ़ना है, तो आपको एक तरह का आइडिया हो जाएगा कि यस हमें क्या क्या टॉपिक पढ़नी चाहिए, और ये तो कंसेप्ट वाइज है, तो इससे क्या होगा? आपका रिवीजन भी होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। देन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वर्क कमिटी, क्या होता है? वेज फिक्सेशन तो होता नहीं है, कंडीशन ऑफ वर्क एंड अमेनिटी, क्या है कंडीशन ऑफ वर्क कम्युनिटी? क्या कंडीशन है? और तो बोनस वेज ये सब नहीं होता। देन अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 if there are multiple union a negotiation council formed by union having at least 20% of member, मतलब अगर ये भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको सारा, जो अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया है 2020 का, वो अलग से उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। तो ये क्या है? 20% मेंबर होने चाहिए। अब है आपका कंसीडर मतलब इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इज नॉन स्टैच्यूटरी एंड इंडियन लेबर डिसीजन आर लीगली बाइंडिंग, चूज द करेक्ट कोड। तो आप मुझे अब बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। विच वेज बोर्ड विच डिटरमाइन वेज ऑफ इंडस्ट्री, कौन है? तो अभी ये क्वेश्चन आया ना, मैंने बोला 2022 में आया, तो अभी मैंने जो क्वेश्चन बोला है उसका आपका आंसर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड वेज बोर्ड क्या है? जो डिटरमाइन करता है, आपको पता है क्या है? ट्रिपाइट बॉडी है। तो आप एक बार ट्राई करिएगा सारा अपने आप से, कमेंट सेक्शन बताइएगा आपने बिना मेरे रिस्पॉन्स के आपने कितने आंसर सही दिए, और उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स करिएगा। देन मैच ए क्लास स्ट्रगल, ट्रस्टीशिप, प्लुरलिज्म एंड सिस्टम अप्रोच। अब आपको मैच करना है, तो आपको पता है क्लास स्ट्रगल कौन था? मार्क्स, मैंने कल ही आपको पढ़ाया। ट्रस्टीशिप कौन था? गांधी। प्लुरलिज्म आपका है डनलप, एंड सिस्टम अप्रोच नहीं, सॉरी, सिस्टम अप्रोच क्या है हमारा? डनलप है। और ये जो है
प्लूरलिज्म हो गया हमारा फॉक्स, एलन फेलेंडर। तो ये देखो इसका आंसर ए का 1 का हमारा मार्क्स है क्लास स्ट्रगल, ट्रस्टीशिप का गांधी है, एंड प्लूरलिज्म का फॉक्स है, एंड सिस्टम मॉडल का डनलप है। थैंक यू सो मच। अब हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमारा ये सारी हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ, आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा कॉपरेशन, इंडस्ट्री रिलेशन डायनामिक, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, देन हमने कवर किए बाइपेटाइट, ट्राइपेटाइट, मशीन एंड बॉडी, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए जेआरएफ जून 2026 क्रैक करने के लिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अगर आपको ये जो स्टेप है, जैसे अभी मैं टॉपिक के साथ PYQ लेके आ रही हूँ, अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। अगर आप इसमें सिर्फ PYQ अलग से कराना है, कंसेप्ट अलग से कराना है, तब भी आप हमें सजेशन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।